हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखेंगे, जो कि है अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपके ये 6 एल्गोरिदम्स करवा दिए थे, और इसके साथ ही साथ मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट और एल्गोरिथम कराया था, जो कि था रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग। ठीक है, आरएम, आरएमएस बोल लो जिसे, है ना। ये मैंने करवाया था, है ना। आज हम इसको देखेंगे। तो देखो, जनरली क्या होता है ना कि हम लोग जो भी क्वेश्चंस हमने अभी तक देखे होंगे, तुमने भी अगर सॉल्व करे तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगी यार, कि हम लोग ना किसी एक पैरामीटर के बेसिस पे हम हमारे प्रोसेस को प्रायोरिटाइज करते हैं, है ना। हर बार हमने यही करा है। या तो कभी हम लोग बस टाइम के बेसिस पे प्रायोरिटाइज कर देते हैं, हो सकता है कोई एल्गोरिदम बना दे कि अराइवल टाइम के बेसिस पे प्रायोरिटाइज कर दे। हमने रेट मोनोटोनिक देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि उसकी जो मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था रिलेशन, तो उसमें हम उसके बेसिस पे देखते हैं। अब इस केस में क्या है, सिंपल है। इस केस में हमें डेडलाइन गिवन रहेगी, और डेडलाइन के बेसिस पे प्रायोरिटी रहेगी। जिसकी डेडलाइन कम, उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट। ठीक है। तो ये वाला सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, तो मैंने इसको लिख दिया हाईएस्ट, हाई प्रायोरिटी। ठीक है। और ये आ जाएगा लो प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी। और ये मिड वाला आ गया, है ना। हमने क्या करा कि भाई प्रायोरिटी डिफाइन कर ली। अब कुछ भी नहीं है, क्या है देखो, T1 जो है ना वो 0 से स्टार्ट होगा, और कब तक बार बार रिपीटेडली आएगा, वो आएगा 4 तक, है ना। एवरी टाइम वो पहली एक यूनिट एग्जीक्यूट कर ली, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट की जब बारी आएगी, तब मतलब उसमें हम लोग चेक करेंगे कि भाई अच्छा ठीक है, ये T2 आ गया है, तो T2 जो है हमारा, वो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा। फिर जो हमारा T1 है वो नेक्स्ट कब आएगा, तो वो हो सकता है T2 के बाद आए या T3 के बाद आए, है ना। तो डिपेंड करता है। तो देखो, मैंने यहाँ पे इसको जैसे सॉल्व करा है, तो जैसे हमारा 4 है, तो 4 पे पहले आया T2, है ना। पहले 0 पे आया, उसके बाद में 4 पे आया। ठीक है, फिर आएगा 8 पे, है ना। और 12 और 16 इस तरह से इसकी चलेगी प्रायोरिटी वाइज, है ना। तो अगर ये अगर प्रोसेस आती है, और मान लो हमारे पास में यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, और प्रोसेस P1 आती है, तो क्या होगा, P1 शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, है ना। इस तरह से हमें इसे करना है। तो हमने क्या करा, 0 से 1 हमने ले लिया। वो पहले T1 या P1 जो भी मान सकते हैं। T1 चला 0 से 1, है ना। फिर T1 कब आएगा, अगला 4 पे आएगा। ठीक है। T1 4 के वक्त आएगा, 4 नहीं, एक्चुअली 1 प्लस 4 मतलब 5 पे आएगा। ठीक है। फिर T2 आया, T2 कब तक चला, 2 यूनिट तक, तो T2 2 यूनिट का है, तो T2 चला 3 तक। ठीक है। तो T2 हमारा एग्जीक्यूट हो गया। T2 कब आएगा नेक्स्ट, तो वो आएगा 6 पे। 2 प्लस सॉरी 3 प्लस 5, तो 7 पे आएगा, है ना। T2 जो है वो 7 पे आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, फिर T3 की बारी आएगी। T3 एग्जीक्यूट होगा। T3 कितने यूनिट तक एग्जीक्यूट होगा, तो देखो T3 3 यूनिट तक एग्जीक्यूट होना है, लेकिन क्या होगा, T3 जो होगा वो सिर्फ 1 यूनिट एग्जीक्यूट होगा, और 2 यूनिट एग्जीक्यूट होगा, और वेट बाहर आ जाएगा, प्रीएम्प्टिवली बाहर आ जाएगा, है ना। इसमें ना प्रीएम्पशन रहता है, प्रीएम्प्टिवली ये बाहर आ जाएगा। उसका कारण ये है कि भाई हमारी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, T1 की, फिर T2 की, और फिर T3 की। तो अभी हुआ क्या है कि T3 वो जो है, T1 जो है वो वापस से आ गया है एट टाइम 5। ठीक है। 5 यूनिट ऑफ टाइम पे T1 वापस आ गया यहाँ पे। तो क्या होगा, हम लोग फिर से T1 को एग्जीक्यूट कराने लगेंगे। ठीक है। हमने T1 को एग्जीक्यूट कराया 1 यूनिट के लिए। अब उसके बाद में फिर क्या हुआ, उतनी देर में T2 आ गया। फिर हमने T2 को एग्जीक्यूट कराया। ठीक है। अब वो कितने यूनिट तक कराया, 2 यूनिट तक हमने एग्जीक्यूट कराया T2 को, है ना। उसके बाद में अब T1 नेक्स्ट कब आया हमारा, तो 9 पे आया जैसे। तो हमारा T1 जो है वो फिर 1 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट हुआ, और आखिरी में फिर T3 आ गया। समझ गए। तो T3 हमारा एग्जीक्यूट हो गया बचे हुए टाइम के लिए, 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। 9 + 2 = 11। तो हमने यहाँ पे सबको एग्जीक्यूट कर लिया, है ना। 11 पे हमारा ये फाइनल था, ये एग्जीक्यूट हो गया, है ना। तो इस तरह से हमें अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट शेड्यूलिंग वाले क्वेश्चंस को करना रहता है ना। ऑल्दो ये इतने पूछे नहीं जाते, तो ऐसा जरूरी नहीं कि इसको करना ही करना है, मतलब अगर नहीं समझ में आया तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बट ठीक है, अगर आपको ये अगर समझ में आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक हमारे पास में एक्स्ट्रा वो रहेगा कि भाई किस तरह से ये वाला एल्गोरिदम वर्क करता है। तो हो सकता है कभी अगर एग्जाम में आ गए तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ है इसमें। इसके बाद में हमें कुछ नहीं करना है। जो भी लास्ट एग्जीक्यूशन वाला, जैसे मान लो T3 यहाँ एग्जीक्यूट हुआ है, उसके पहले के जितने हैं उससे आप CT निकाल लो सबके, 80 T80 निकाल लो, WT निकाल लो,
और इनका एवरेज निकाल लो और रेस्पॉन्स टाइम आरटी निकाल लो, दैट्स इट, खत्म, है ना। तो ये हो गया आपका अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, है ना। इस तरह से इसको हम करते हैं। अब नेक्स्ट जो रहेगा, हम देखेंगे फॉर्किंग। उसके पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक और कवर करा देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। देखो, कंटेक्स्ट स्विचिंग वाली चीज़ क्या होती है, ये देखो, हम लोग क्या है, कोई भी प्रोसेस को, जैसे यहाँ पर P1 है, यहाँ पे P2 है ना, फिर P3 है, इस तरह से, तो ये बीच का जो हिस्सा है ना, P1 P2 का, दिस इज नोन एज कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि कंटेक्स्ट स्विचिंग जो रहती है, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑलवेज। हमारे पास कंटेक्स्ट स्विचिंग इट टेक्स सम नैनो सेकंड्स, मे बी सम नैनो सेकंड्स, पिको सेकंड्स, कुछ तो लगेंगे, ठीक है ना। कुछ हो सकता है 10 नैनो सेकंड्स लगे, हो सकता है कुछ मिली सेकंड्स लगे, दैट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम, है ना। कुछ पिको सेकंड्स लगे कि कंटेक्स्ट स्विचिंग में मुझे 1 पिको सेकंड लग रहा है। तो क्या होता है ना, जब आपको गिवन रहता है, ऑल्दो यूनिट मेंशन नहीं रहती है, बट आपको क्या करना रहता है, जब भी आप दो प्रोसेस को, जैसे किसी प्रोसेस को T1 है, यहाँ इसको मैं प्रीएम्प्टिवली बाहर निकालूं, तो बीच में आप एक ना गैप दे देना छोटी सी, दैट विल बी कंटेक्स्ट स्विचिंग ऑफ 1 यूनिट। और फिर P2 को स्टार्ट करना या T2 को स्टार्ट करना, ठीक है। फिर से गैप दे देना जब इसको आप बाहर निकालो, फिर T3, फिर से गैप दे देना। तो ये जो बीच का हिस्सा है ना, दैट इज नोन एज कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो इसका भी टाइम एडअप हो जाता है, हो सकता है 1 यूनिट का हो। तो हमारा जो, अगर फॉर एग्जांपल विदाउट कंटेक्स्ट स्विचिंग हमारी T1 T2 प्रोसेस जो है दैट वाज गोइंग टू स्टार्ट एट 3 यूनिट्स ऑफ टाइम, तो अब वो शायद 4 यूनिट्स ऑफ पे स्टार्ट होगी। उसके कारण आपका एवरेज T80 WT सब चीज चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये बड़ी उसमें अफेक्ट नहीं करता है, और प्रैक्टिकल यूज केस में भी इतना अफेक्ट नहीं करता है ये कंटेक्स्ट स्विचिंग, बट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जो आते हैं उसमें फिर अफेक्ट करता है। उसमें वो पूछ लेते हैं, तो वो ध्यान से पढ़ना कि उन्होंने कंटेक्स्ट स्विचिंग मेंशन करा है कि नहीं। अगर नहीं मेंशन करा तो जीरो, अगर मेंशन करा है तो द गिवन वैल्यू, दैट्स इट, है ना। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं, और मतलब ये शेड्यूलिंग के क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉर्किंग। फॉर्किंग क्या होता है, और मोस्ट प्रोबेबली आपका ये खत्म हो जाएगा फोर्किंग जो रहता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, है ना। ये इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है ना। और आपका फिर इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और भी दूसरे हैं, तो वो हम लोग देखेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।